स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास मॉक टेस्ट 12 में चलिए स्टार्ट किया जाए। आप सभी का स्वागत है। ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारी जो भी मॉक टेस्ट चलेगी वो हमेशा ऑनलाइन चलेगा। पिछले 2-3 सप्ताह आपका ऑनलाइन मतलब टेस्ट सीरीज नहीं चल पाया था सैटरडे वाला, क्योंकि मैं थोड़ा अपने कुछ पर्सनल कारणों से बिजी था। लेकिन अब मैं फ्री हूँ तो हमेशा अब सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट रहेगा ऑनलाइन हमारे किंग इंग्लिश ऐप पे। और नेक्स्ट मंडे से मतलब जो आने वाला मंडे है उस दिन से हम लोग एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ प्री के लिए भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्री के लिए तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आप हमारे ऐप पे सुबह 10 बजे से लेकर कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश का, और उसका डिस्कशन हम लोग उसी दिन मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को इवनिंग में 9 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो बच्चे एसएससी सीजीएल या सीपीओ देना चाहते हैं इस बार, वो हमारे मॉक टेस्ट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो अगले वीक से शुरू होगी उससे जुड़ जाइएगा। मतलब हो गया कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो सप्ताह में आपके साथ 5 टेस्ट होंगे। 25-25 क्वेश्चन के 3 टेस्ट हुए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और सैटरडे को अभी जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन का। तो अगर देखेंगे तो ये 2 पेपर हो जाते हैं इसमें। तो इस तरह से आपके पास वीक में 5 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इंग्लिश की। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। और हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं अभी वो अभी फ़िलहाल सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरह से फ्री हैं। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत ही अच्छे पेपर होंगे, क्वालिटी एग्जामिनेशन के टाइप ही होगी। तो इसलिए आप इससे प्रैक्टिस आपका पूरी तरह से हो जाएगा। तो हमारे जो भी करंट स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। तो आइए मॉक टेस्ट 12 क्लास का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन 1 to 5 है, आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम तो यहाँ पे उन्होंने दिया है पीविश। पीविश पीविश का अर्थ होता है गुस्सा या चिड़चिड़ा। आप इसे बोल सकते हो चिड़चिड़ा। गुस्सा या चिड़चिड़ा जो होता है, गुस्सा या चिड़चिड़ा। शौक मतलब बहुत सारे होते हैं, सुशील भी होता है, भद्र भी होता है, भद्र। सलेन सलेन मतलब चिड़चिड़ा हो सकता है, उदास भी होता है और चिड़चिड़ा भी होता है, चिड़चिड़ा। मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ सभी का। टिमिड तो सभी को पता है, डरपोक। मीक मतलब हम्बल भी होता है, विनम्र भी होते हैं, नम्र बोल सकते हैं आप, विनम्र। तो हमें तो सिनोनिम पूछा है, तो पीविश का आपका सिनोनिम होगा सलेन। पीविश का सिनोनिम सलेन हो गया। नेक्स्ट आइए, वर्ड पावर है तो मैं एक एक वर्ड डिस्कस करता चलूंगा। रेपुडिएशन, रेपुडिएशन का हिंदी होता है रिजेक्ट करना, जिसे आप हिंदी में कहते हैं खंडन। हिंदी है इसका खंडन। क्वेस्ट मतलब सर्च होता है, खोज, इसे हम हिंदी में बोलते हैं खोज। बोर्डम मतलब उदासी, निरस्ता, इसे निरस्ता भी बोल सकते हैं, बोर्डम। फोरेज ये भी आप बोल सकते हैं खाने की खोज, खाने की खोज। खाने पीने की चीज़ों की जो आप खोज करते हैं वो होता है। और रिजेक्शन मतलब वही है खंडन करना, ना कह देना, ना मंजूरी आप बोल सकते हैं, ना मंजूरी। तो रेपुडिएशन का आपका सिनोनिम होना चाहिए रिजेक्शन, क्योंकि एक यही है जो उसके आसपास बैठता है। अन्यथा जो भी ऑप्शन है वो अननेसेसरी है, उनका अर्थ पूरी तरह से अलग होता है। तो रेपुडिएशन मतलब ना कह देना, रिजेक्शन में भी ना कहना या ना मंजूर करना। थर्ड सिनोनिम है कैविल। कैविल का हिंदी होता है स्लाइट ऑब्जेक्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मामूली आपत्ति। मामूली आपत्ति जिसे आप स्लाइट अपोजिशन बोल सकते हैं। अप्रिशिएट मतलब तो तारीफ होता है। अम्यूज मतलब खुशी होता है। हैप्पीनेस का ही फैमिली में आश्चर्य और खुशी का मिक्स होता है। रिपल्सिव आप बोल सकते हैं अप्रिय, अप्रिय जो पसंद नहीं है।
क्यूबल मतलब मामूली आपत्ति, स्लाइट रिजेक्शन, ये सेम है, मामूली आपत्ति। तो हमें तो सिनोनिम चाहिए, तो कैविल का सिनोनिम आपका होगा क्यूबल। क्यूबल मतलब ये होता है स्लाइट अपोजिशन, कैविल मतलब स्लाइट अपोजिशन। एप्रिशिएशन मतलब तारीफ करना, रिपल्सिव मतलब जो अप्रिय चीजें होती हैं या फिर जो गुस्से से हो आ जाते हैं। जड़गांव, जड़गांव मतलब होता है पेशेवर बोली, आप इसे बोल सकते हैं पेशेवर बोली। इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई प्रोफेशन में आप लॉयर हैं तो लॉ के भाषा में ही सभी जो बात कर रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कॉमर्स की भाषा में ही बात कर रहा है, कोई मतलब जो किराना व्यवसायी है वो उसी भाषा में। तो एक जो पर्टिकुलर फील्ड का जो विशेष बोलचाल होती है जो आम लोग ज़्यादातर नहीं समझ पाते, उसी को हम जड़गांव कहते हैं। तो ब्रीफ मतलब तो छोटा या संक्षिप्त होता है, गैबल मतलब बड़बड़ाना होता है, बड़बड़ाना। स्लैंग भी वही होता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइटल था TITLE, टाइटल मतलब उपाधि, स्लैंग मतलब एक हो सकता है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पेशेवर बोली, स्लैंग के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, रफ भाषा को भी कहते हैं, खराब भाषा को भी कह सकते हैं, और एक पेशेवर बोली को भी कहते हैं। तो जब आप जड़गांव का सिनोनिम खोजेंगे डिक्शनरी में तो पहला ही डिक्शनरी में आपका सिनोनिम आएगा स्लैंग। तो जड़गांव का सिनोनिम में स्लैंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, फिर से सिनोनिम ही दे रहा है यहाँ पे, गाइल। गाइल मतलब धोखा होता है, धोखा या जिसे आप छल बोलते हैं, तो धोखा या छल। कनिंग मतलब छल या धूर्तता आप बोलिए इसे, धूर्तता। क्रेडुलस मतलब आसानी से भरोसा करना, आसानी से विश्वास करना, आसानी से भरोसा, आसानी से भरोसा करना, जिसे आप नेव भी बोलते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी। डिस्गाइज मतलब छिपाने से संबंधित है, मास्टर ऑफ डिस्गाइज जो कहते हैं। तो गाइल का सिनोनिम तो आपका कनिंग ही होना चाहिए, गाइल का सिनोनिम कनिंग होगा। नेक्स्ट, ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि जब वर्ड मीनिंग है तो उसमें कोई खास बात नहीं होती है, इसलिए मैं सबका अर्थ बताते चलूंगा और फटाफट वर्ड में मतलब जो है हो जाएगी। जहां पे ग्रामर है, लॉजिक है, वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म पूछा है, तो शैल हैव माई कार्ड सोल्ड। तो एक्टिव वॉइस में ऐसा कुछ लॉजिक होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, तो ये दिया है। तो जब उसका आप पैसिव बनाएंगे तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। अगर एक्टिव वॉइस मॉडल प्लस हैव है प्लस V3, तो पैसिव वॉइस में हम उसे मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 में बदलते हैं। तो देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस V3 था, तो हमें चाहिए मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, तो इसीलिए इसका आंसर आपका 6 का C है। अगर आप मेरे से वॉइस की क्लास किए हैं तो ये बेसिक रूल है जो किसी भी मतलब जो है नोट्स में आपका अगर मुझसे पढ़ें तो नोट्स में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। तो 6 का आंसर C है। 7, समवन इज फॉलोइंग अस, इज फॉलोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका रूल होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में इजमर, वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट से, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब इजमर में से जो भी है प्लस बिंग आएगी प्लस V3 प्लस जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो यही होगा। तो यहाँ पे वर्ड आ गया, पास्ट में गलती हो गई, ये पास्ट परफेक्ट दे दिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया है। तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट इजमर प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए 7 का आंसर B है। आप गलतियों को हटा के भी जो बच जाए वो आंसर बना सकते हैं, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो हमारा पीछा किया जा रहा है किसी के द्वारा। नंबर 8, सुजाता शेयर्ड
शेयर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका पैसिव में होना चाहिए ऑब्जेक्ट या तो वॉज या तो वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी चीजें हो तो आपको ये होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ आर लिख दिए, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गई। यहाँ पे तो एक्टिव ही दिख रहा है, यहाँ कैन क्यों आ रहा है, तो बच गया इकलौता ये जिसमें ऑब्जेक्ट रहा, वॉजवर रहा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रही, तो इसलिए नंबर 8 का आंसर आपका बी होना चाहिए। 8th में बी छोड़ के और सभी का टेंस या ग्रामर अलग अलग है या गलत है। नंबर 9, टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अब देखिए डोंट लाइक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, और वॉज कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। तो ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि जब पैसिव बनाते हैं तो तरीका बदलता है लेकिन टेंस कभी भी आप नहीं बदल सकते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ मॉडल आ रहा है जबकि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपने मॉडल का प्रयोग नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। लाइक में आईएनजी नहीं जुड़ता है, ये आपको टेंस में कहीं भी आप पढ़े, मुझसे पढ़ो या कहीं भी, आपको पता होना चाहिए कि जनरली अगर लाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में है तो उसमें कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो बाकी सभी ऑप्शन गलत थे सी छोड़ के। तो बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू इज नॉट लाइक, तो डोंट लाइक का पैसिव इज नॉट, लाइक कर दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां भी है, तो 9th का आंसर सी हो गया। नंबर 10th, ईडियम फ्रेज आ गया, ओवरहेड एंड ईयर्स। ओवरहेड एंड ईयर्स का अर्थ था पूरी तरह से, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो ये सिंपल सा था, इजी है। ओवरहेड एंड ईयर्स का अर्थ होता है पूरी तरह से। नंबर 11, अ डाउटिंग थॉमस। अ डाउटिंग थॉमस का अर्थ होता है वह मतलब शक्की आदमी, जिसे बहुत ही शक होता है, शंका होती है। तो एन स्केप्टिकल पर्सन, स्केप्ट मतलब शंका होती है, जिसे सब चीज में डाउट रहता है। तो एक व्यक्ति जिसे सब चीजों में डाउट होती है, शंका होती है, शक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अ डाउटिंग थॉमस। तो 11 का आंसर ए हो गया। 12, अ हिल ऑफ बीन्स। मतलब अ हिल ऑफ बीन का अर्थ होता है कोई भी चीज जिसका कोई महत्व तो नहीं है, जिसे आप कह सकते हैं नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, जिसका कोई भी वैल्यू या महत्व नहीं है, जिसका कोई भी वैल्यू या महत्व नहीं है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, एनीथिंग ऑफ, यहाँ एनी नहीं था, नो होना चाहिए, और इसी का आंसर ये है। कोई भी चीज जिसका कोई भी महत्व या मोल नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं अ हिल ऑफ बीन्स। अ हिल ऑफ बीन्स मतलब कोई भी चीज जिसका कोई भी अपना वैल्यू या महत्व नहीं होता है। तो होना चाहिए था एनीथिंग ऑफ नो इंपॉर्टेंस, या एनी को नो कर दीजिए, मिसप्रिंट हुआ है। तो 12 का आंसर ए हो गया। 13, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। अब जैसे सीधा सा लॉजिक है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ की, जब कुत्ता खुश रहता है तो वो क्या करता है, अपना दुम हिलाता है। तो अगर एक ही कुत्ता का 2 पूंछ हो जाए तो वो 2 पूंछ हिलाएगा, तो खुशी में एक पूंछ हिलाता है, तो 2 पूंछ हिलाने का अर्थ हुआ कि बहुत ज्यादा खुश। तो वेरी हैप्पी के लिए आप यूज करते हैं। तो लाइक ए डॉग विथ 2 टेल्स मतलब ऐसा कुत्ता जिसके 2 पूंछ है, तो एक पूंछ हिलाएगा तो खुश है, 2 पूंछ हिला रहा है मतलब कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तो 13 का आंसर बी है। 14, यहां से आपका फिल इन द ब्लैंक हो गया। अपार्ट फ्रॉम डैश, अपार्ट फ्रॉम अ डैश ऑफ लिविंग डोनर्स एज। देखिए इसका हिंदी है, डोनर्स के कमी के साथ साथ वो जो पुरानी जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक रूप से जो टैबू मतलब जो समाज जिसे स्वीकार नहीं करता है, वही कारण होता है कि डोनेशन ऑफ ऑर्गन, शरीर के अंगों का अंग दान करने से मतलब जो है रोकता है। तो एक तो डोनर की कमी है,
जो जीवित रहते हैं वो अपना अंगदान नहीं करना चाहते हैं, प्लस सभ्यता संस्कृति जो हमारा है, पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो वो भी चीज़ें समाज उतना स्वीकार नहीं करता, इसी कारण वो हमें रोकता है अंगदान करने से। जबकि अंगदान करना मरने के बाद हमारे अंग को, अभी पहले जब जीवित है तो उस पर साइन कर दीजिए, मरने के बाद आपका अंग को दान कर देना। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जैसे नेत्र दान करना, इससे क्या है, क्योंकि जब आपका डेथ हो गया, हम सभी की डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद जो है हमारे आँख को वो आएंगे नेत्रदान वाले, और उसे किसी और को, उस आँख को एक अंधे व्यक्ति को लगा देंगे। इससे क्या है कि आप चले गए, लेकिन जाते जाते भी आप अपने मृत शरीर से भी किसी का भला कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, पुण्य है। तो यहाँ पे हमारे चाहिए कमी है, डोनर्स की कमी है, तो कमी को कहते हैं पॉसिटी। पॉसिटी मतलब कमी। सैगैसिटी का तो अर्थ कुछ अलग ही होता है, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमता, आप इसे बोल सकते हैं बुद्धिमता, बुद्धिमानी से संबंधित है। सॉवर्टी मतलब पता ही है, नकली शिष्टता, शिष्टता बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिखावा वाला होता है शिष्टता। एट्रोसिटी मतलब क्रूरता, क्रूरता। तो लिविंग डोनर्स की कमी के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारण हैं जो मतलब जो है रोकते हैं लोगों को अंगदान करने से। टैबू, टैबू का अर्थ होता है वह चीज जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था आपका पॉजिटिव, कमी। नेक्स्ट, अ सीबीआई इंक्वायरी डैश दोज इन्वॉल्व्ड। एक सीबीआई इंक्वायरी में उन लोगों को मतलब निर्दोष साबित हो गए हैं जो माना गया था कि जो उसमें शामिल थे, तो उसमें शामिल लोगों को सीबीआई इंक्वायरी में वो छूट गए हैं या निर्दोष साबित हो गए हैं। तो एक्सोनरेट का अर्थ होता है दोष मुक्त, दोष मुक्त, दोष मुक्त घोषित होना, दोष मुक्त घोषित होना, दोष मुक्त घोषित होना। एकम्प्लिस के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एकम्प्लिस मतलब एक्सपर्ट भी होता है या खत्म करना। आप एकम्प्लिस का एक विशेषज्ञ भी हो सकता है और खत्म करने के लिए भी हो सकता है। फ्लिंग, फ्लिंग मतलब आप बोल सकते हैं फेंक देना या पटकना, थ्रो, पटक देना। सबमिट मतलब जमा करना, जमा करना। तो जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो जो लोग उसमें शामिल माने गए थे वो दोष मुक्त घोषित हुए थे, क्योंकि और सब तो कोई आसपास भी यहां पे नहीं बैठ रहा है। एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त घोषित कर देना। तो 15 का आंसर डी है। 16, बिंग एंड डैश स्पीकर ही इंसाइटेड द मॉब टू वायलेंस। चूंकि वह बहुत ही निपुण वक्ता है, इसीलिए उन्होंने भीड़ को भड़काया था हिंसा के लिए। तो यहां पे हमें निपुण चाहिए, चूंकि वो एक निपुण वक्ता है। तो इलोक्वेंट का भी अर्थ होता है निपुण, सुवक्ता जिसे आप कहते हैं, सुवक्ता मतलब निपुण वक्ता। पॉम्पस होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट हो गया है, आर नहीं होगा। पॉम्पस मतलब आडंबर, आडंबर, आडंबर दिखावा, दिखावे के लिए होता है, आडंबरपूर्ण। एजाइल मतलब फुर्तीला, एजाइल का हिंदी आप बोल सकते हैं फुर्तीला। अजार मतलब अध खुला, अध खुला, अध खुला मतलब जो गेट थोड़ा सा खुला रहता है उसे हम अजार कहते हैं। अजाइल मतलब जो फुर्तीला चपल होते हैं। इलोक्वेंट मतलब जो अच्छा वक्ता होता है। और पॉम्पस मतलब दिखावा, झूठा शान। तो चूंकि वो एक अच्छे वक्ता थे, इसीलिए उन्होंने भीड़ को भड़का दिया था हिंसा के लिए। तो 16 का आंसर बी है आपका। 17, दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। ऑफ द रिकॉर्ड है इसका आंसर कि अनाधिकारिक रूप से, इसका हिंदी होता है अनाधिकारिक मतलब अनऑफिशियली।
मतलब अनऑफिशियली, बहुत ही अनऑफिशियल है। अनऑफिशियली मैं आपको बता देता हूं, ये बताना अलाउ नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली आपको बता देता हूं कि कंपनी में नज़दीकी भविष्य में बहुत सारे कुछ चेंजेज होने वाले हैं। तो हम जब मतलब ऑफिशियली नहीं बोलते हैं, अपने निजी रूप से किसी को बता दिया लेकिन सामने आके नहीं बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द मार्क मतलब तो दूर, दूर के लिए होता है, जो निशान है उससे दूर। ऑफ द रेल मतलब पटरी से उतरना, ऑफ द की कोई शब्द नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब अनाधिकारिक रूप से बोलना कुछ भी। जैसे कि अगर कोई पत्रकार आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो बातचीत हो गई, इंटरव्यू आपने टीवी पे दिखा दिया, लेकिन जब इंटरव्यू का माइक हटा के बोलता है और सर ओरिजिनल में आप क्या सोचते हैं, तो वो जो आपस में निजी बिना कोई आधिकारिक रूप से बात होती है, हम उसी को कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक्स, ये आपका क्लोज टेस्ट आ गया। चलिए क्लोज टेस्ट स्टार्ट करें। मिथ्स मतलब होता है, आप इसे बोल सकते हैं झूठ से संबंधित होता है। मिथक, मिथ्स मतलब होता है मिथक, झूठी कहानी या जो भी। Myths are as much a part of the world of dash as aromas and flavors. जो मिथक उतना ही ये जो दुनिया के खाना बनाने की कला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरोमा। एरोमा का हिंदी होता है सुगंध, अच्छी खुशबू। फ्लेवर मतलब स्वाद से संबंधित है। तो खुशबू और स्वाद कहाँ से संबंधित होगा? पकवान से, खाने पीने के चीजों से। तो ये जो मिथक है उस पाकशाला या पाक खाने के दुनिया से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि सुगंध और स्वाद जुड़ा हुआ है। तो हमें मतलब चाहिए खाने पीने से संबंधित। ये तो ज्योतिष से है, ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष से संबंधित है। मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता, मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता। फिलैंथ्रोपी मतलब तो दान, मानव प्रेम, दान पुण्य, ये सब जो करते हैं आप, मानव प्रेम। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है पाक कला, पाक कला। पाक कला मतलब खाने से संबंधित, ये फूड से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। खाने पीने से संबंधित चीजों के लिए हम गैस्ट्रोनॉमी का प्रयोग करते हैं, पाक कला। तो ऑफकोर्स यहाँ खाने पीने की बात हो रही है, क्योंकि आगे सैवड़ी, स्वीट, मीठा, ये सब की बात हो रही है, तो इसीलिए खाने पीने की बात आगे भी हो रही है। तो इसलिए 1 का आंसर डी है। मतलब जो झूठ है, झूठी कहानियां खाने पीने की दुनिया से उतना ही जुड़ी हुई है जितना कि सुगंध और स्वाद जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ द टेबल आर नॉट जस्ट अबाउट द डैश सेपरेशन बिटवीन सावड़ी एंड स्वीट कोर्सेस। सावड़ी मतलब होता है स्वादिष्ट, सावड़ी का भी अर्थ होता है स्वादिष्ट। तो डैश सेपरेशन, तो डैश सेपरेशन बोलते हैं जब अलगाव करते हैं तो एकदम कठोर रूप से आपको एक दूसरे को अलग करना पड़ता है चीजों को, क्योंकि हमें दोनों ही चीज पसंद है, स्वादिष्ट और स्वीट कोर्स। मतलब स्वादिष्ट पकवान भी पसंद है और मीठी चीजें भी पसंद होती है, बट जब उन्हें आपको अलग करना पड़े तो ये बहुत ही कठोर कार्य है। तो हमें कठोर कार्य चाहिए। तो रिजिड मतलब होता है कठोर। पर्टिनेंट मतलब उचित, संबंधित या उचित कह सकते हैं, रिलेटेड। एल्यूसिव मतलब सांकेतिक, सांकेतिक। मेलंखली मतलब होती है उदासी। तो हमें तो अब उससे अलग करने की बात हो रही है, तो इसलिए आपको रिजिड सेपरेशन, हमें कठोर रूप से स्वादिष्ट और मीठे चीजों के बीच में लगाव करना पड़ेगा। दे आर ऑल्सो अबाउट आइडेंटिटीज, वे सभी पहचान से भी संबंधित है। एंड डैश स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर मतलब क्या? अगर आप अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, मतलब हाई फाई खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, तो इससे आपके समाज में जो आपका पावर है, पोजीशन है, आपका जो स्टेटस है वो दिखाता है। क्योंकि गरीब आदमी जो बेचारा है वो तो दाल रोटी ही खाएगा, लेकिन जो अमीर है
वो जितने स्वादिष्ट अच्छे अच्छे महंगे पकवान होते हैं वो सब खा सकते हैं। तो ये जब महंगे महंगे पकवान जो खा सकते हैं, ऑफ कोर्स वो अच्छे घरों से होंगे, संभ्रांत होंगे, उनका सोसाइटी में स्टेटस और पावर होगा। तो इसलिए यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एस्टॉनिशमेंट मतलब तो आश्चर्य होता है, एस्टॉनिशमेंट मतलब आश्चर्य। मिक्स स्ट्राइकिंग मतलब होता है हिट, ये तो हिट से संबंधित है। मिक्स घुला मिला। तो पावर स्ट्रक्चर इन द नॉट सो डिस्टेंस पास्ट, इन द नॉट सो डिस्टेंस पास्ट मतलब ज्यादा पहले की बात नहीं है, निसंद मतलब बिना किसी मत आर्ग्यूबली। इवन टुडे व्हाट यू एट, यहां तक कि आज भी आप जो खाते हैं और आप जिसके साथ जो आप खाते हैं और जिसके साथ खाते हैं, आज भी जो चीज आप खाते हैं और जिसके साथ आप खाते हैं वही आपका किनशिप और मतलब आपके मतलब नाते रिश्तेदार और समाज का आपका एक लेवल बताता है। तो जो खाते हैं और जिसके साथ खाते हैं, तो जिसके साथ खाना, तो खाना खाने के लिए डाइन का भी प्रयोग करते हैं। डाइन मतलब खाना खाना। डिनर करने के लिए आप कह सकते हैं डिनर करना। तो जब साथ में हम रात का खाना खाते हैं उससे हम डाइन कहते हैं। कैरल मतलब लड़ाई, माइंड मतलब खोदना, जमीन खोद के जो चीजों को निकालते हैं। आर्ग्यू मतलब तर्क देना। तो व्हाट यू ईट एंड हु यू डाइन विथ डिनोट किनशिप, किनशिप एंड डैश लीप रैंक, ये समाज में आपका जो है श्रेणी बताएगा। आप क्या खाते हैं और किसके साथ खाते हैं, ये आपके समाज में आपका श्रेणी बताएगा, जो आपका कौन सा लेवल है। आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, रिच फैमिली से हैं या पुअर फैमिली से हैं। तो हम जो खाते हैं और जिनके साथ खाते हैं ये हमारे सोसाइटी के लेवल, स्टेटस, स्टाटा इन सबको बताता है। तो किंग उंग की बात है नहीं, किंग मतलब लिप मतलब कूदना, जंप, क्वालिटी ये मतलब नहीं है। तो जो हम खाते हैं और जिसके साथ खाते हैं ये हमारे सामाजिक श्रेणी को बताता है, जो हम समाज में किस लेवल में रहते हैं। तो ये सिंपल सा है, थोड़ा सा खाने पीने से संबंधित है कि जैसा खाएंगे उससे से पता चलता है कि हमारा समाज में स्थिति क्या है। जिसके साथ खाएंगे इससे पता चलता है कि हमारा पोजीशन क्या है। नेक्स्ट आइए, फिर से आपका अलग क्लोज टेस्ट आ गया। सेकेंड, इसमें मैंने 2 क्लोज टेस्ट रखे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस आपका ज्यादा हो। देखते हैं। इंडिया इज ए यूनिक कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जंगली जानवरों के संरक्षण से संबंधित चीजों के लिए भारत एक बहुत ही यूनिक अलग देश है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डैश कंपेयर टू, इंस्पाइट लिखेंगे तो ऑफ लिखना पड़ेगा। डिस्पाइट के बाद आपको जेरंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पाइट प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद जेरंड मतलब V1 प्लस आईएनजी आएगी। ऑल्दो दो सही दोनों होते हैं, लेकिन ये मोर फॉर्मल है, फॉर्मल इंग्लिश, और दो जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। और दो आपका एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, और ऑल्दो हमेशा ही कंजंक्शन का काम करता है। ये एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। ऑल्दो दो में डिफरेंस समझिए। ऑल्दो का प्रयोग फॉर्मल इंग्लिश मतलब जो आपको एग्जाम में चाहिए वो चाहिए। दो का प्रयोग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में होता है। ऑल्दो कंजंक्शन का काम करता है, दो जो है कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो आपको बेहतर है कि आप फॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग करें। तो इसलिए यद्यपि, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड फॉर्म दिखा है, और डिस्पाइट के बाद आईएनजी चाहिए, इंस्पाइट होता नहीं, इंस्पाइट के बाद हमें ऑफ चाहिए, तो वहाँ पे हो नहीं सकता है। और अगर इंस्पाइट ऑफ भी रहता तब भी तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी चाहिए, तभी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गया। ऑल्दो दो में बेहतर है फॉर्मल इंग्लिश में कि ऑल्दो का प्रयोग करें। यद्यपि अगर हम तुलना करते हैं, यद्यपि अगर हम तुलना करें किस चीज से, मतलब तुलना, तो तुलना करने वाला वर्ड बताइए। हाईली तो ऊंचा है, सेल्डम मतलब शायद ही, बहुत ही कम, स्कार्सली मतलब बहुत कम, बहुत कम, रिलेटिवली हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं।
तो हम कंपेयर करने वाला शब्द चाहिए ना, तुलनात्मक रूप से, तो इसलिए हमें कंपेयर वाला चाहिए। तो इसलिए आपको रिलेटिवली लोअर ह्यूमन डेंसिटी। यद्यपि अगर हम भारत की तुलना कम घनत्व वाले देशों से करते हैं, इस साउथ ईस्ट एशिया के, इंडिया टुडे, भारत का जो अभी भारत में है, साउथ ईस्ट एशिया में जनसंख्या कम है घनत्व, लेकिन उससे भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत में बाघों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। एशियन एलिफेंट, बाघों की, चाहे एलिफेंट हो, लेपर्ड हो, स्लॉथ बियर हो, गौड़ हो या मेनी अदर, ये सब जानवरों का नाम है। दीज एनिमल्स कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू, इन जानवरों को कुछ किलोमीटर के प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही रोका नहीं जा सकता है। इन जानवरों को कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर के अंदर के एरिया में नहीं रोका जा सकता है। तो एरिया के अंदर में, तो अंदर में के लिए होता है इनसाइड, आउटसाइड तो बाहर, एवरीवेयर, सभी जगह। तो अगर हम कुछ इलाका बना देते हैं, टाइगर रिजर्व बना दिया, तो बहुत एक लिमिटेड एरिया होगी, 100 किलोमीटर होगा, बहुत होगा। तो हम इन सब जानवरों को इतने कम जगह में नहीं, क्योंकि ये जानवर घूमते रहते हैं, शिकार की तलाश में भटकते रहते हैं। सीजन जब बारिश का था तो पेड़ पौधे उगे, तो वहां पे जानवर आएंगे तो शिकार करेंगे। जब सूखा पड़ेगा तो ये जानवर दूसरे जंगलों में जाएंगे, दूर दूर जाएंगे अपना भोजन के लिए। तो इन जानवरों को एक लिमिटेड एरिया में नहीं रोका जा सकता है। प्रोटेक्टेड एरियाज, हैड दैट बीन डन, अगर वो किया जाएगा और उन्हें एक छोटे से इलाके में ही रोक दिया जाए, तो क्या होगा, वे सभी मर जाएंगे। ड्यू टू डैश, किस चीज के लिए भाई, किस तरह, क्यों मर जाएंगे? कमी से मर जाएंगे? नहीं नहीं, कमी से नहीं मरेंगे। ड्यू टू इनब्रीडिंग, वहीं पे जब उनका बहुत ज्यादा वो मरे, आंतरिक रूप से इनब्रीडिंग होगा। इनब्रीडिंग मतलब आंतरिक प्रजनन, आंतरिक प्रजनन, आंतरिक वयस, कास्टिक तो कमी होता है, ब्रीडिंग मतलब जन्म देना, स्टार्वेशन मतलब भूख, भूख। तो दीज एनिमल्स दे वुड डाई ऑल ड्यू टू स्टार्वेशन एंड लैक ऑफ कनेक्टिविटी। तो सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया, इन ब्रीडिंग से मतलब नहीं है। वो क्या होगा, अगर उन्हें एक छोटे से इलाके तक ही सीमित कर देंगे तो उन्हें भोजन प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो क्या होगा, वो भूख से और कनेक्टिविटी की कमी के कारण मर जाएंगे। तो हमें यहां पे चाहिए था स्टार्वेशन, भूख। क्योंकि अगर मान लीजिए एक जंगल में, एक छोटे से जंगल में सभी जानवरों को आपने बांध दिया, बाउंड्री बना दी, तो जब उन्हें भूख लगेगी और उस समय अगर उन्हें जानवर नहीं मिला, शिकार नहीं मिला खाने के लिए, खाद्य पदार्थ, तो वो क्या होगा, भूख से और कनेक्शन की कमी के कारण मर जाएंगे। नेक्स्ट, टाइगर्स नीड लार्ज स्पेसेस, बाघों को बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। बिकॉज दे आर, बाघों को बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत बड़े जानवर हैं। जो बड़े जानवर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि वो एक बहुत ही बड़े जानवर हैं, लार्ज होगा। इनोक्यूअस मतलब हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मलेस। टिमिड डरपोक। इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने तक रहता है, गुमसुम रहता है, दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता है, सेल्फ लिमिटेड। तो बाघों को बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है चूंकि वो बहुत बड़े जानवर होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़े जानवर होते हैं। चूंकि हम उनके लिए बड़े जगह नहीं बना सकते हैं बिना ह्यूमन के, क्योंकि इंडिया में घनत्व तो बहुत ज्यादा है लोगों का, तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा बड़ा जंगल नहीं बना सकते हैं। इसलिए जंगली जानवरों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस वो साथ साथ रहे, मानव भी रहे और उसके साथ साथ आसपास जंगली जानवर ही रहे, क्योंकि हमारे पास उतना बड़े जंगल नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, 4 जंबर सेंटेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया है। चलिए इसे स्टार्ट किया जाए। इन अ स्टडी मेड रिसेंटली, एक जो हाल फिलहाल में अध्ययन हुआ है उसमें यह पता चला है कि, इसका पहले मैं आंसर टिक कर देता हूं और आपको समझा देता हूं। एक जो हाल फिलहाल में अध्ययन हुआ है उसमें पता चला कि 28,000 एक्सीडेंट जो हुए थे भारत में, वो 60,000 कर्मचारियों का लगभग 28,000 दुर्घटना घटी थी। उसी के लिए देखिए ये बता रहा है।
और उस दुर्घटना का कारण देखिए दीज एक्सीडेंट्स है, हिंट देख लीजिए। तो दीज दोज के बाद वाला शब्द तभी आता है जब उसकी बात एक बार पहले हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे एक्सीडेंट लिखा और उसी एक्सीडेंट के लिए यहाँ पे उन्होंने दीज एक्सीडेंट्स लिखा। तो पी से शुरू कर दीजिए और भी देख लीजिए। और सिंपल सा हिंट है आपका, एस के बाद क्यू जो दिख रहा है तो एस में देख लीजिए और क्यू में देखिए। एस में भी ईयर की बात है, क्यू में भी आप ईयर की बात है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। तो एस के बाद क्यू दिख रहा है तो अर्थ देख लीजिए। 60,000 वर्कर्स का जो मतलब जो थे उनमें से लगभग 28,000 उनका दुर्घटना घटा था। और मशीन का जो मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था इन एक्सीडेंट के लिए। फिलहाल इट नोस दैट मेन कारण यह था कि जो लगातार जो वर्क प्रेशर, वर्क जिम्मेदारियों में बढ़ा, ज़्यादा काम कराया जा रहा था, इसलिए मजदूरों का एक्सीडेंट हो रहा था। फिर जो एक्सीडेंट जो हुए थे 98-99 में वो 7,000 था, उसी उतना ही वर्कर का मतलब 60,000 वर्कर का इतना में 98-99 में सिर्फ 7,000 एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन फिर क्यों? इसका मतलब ये है कि 98-99 में कार्य करने का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही सुरक्षित था, कार्य करने का एनवायरनमेंट सुरक्षित था। और वही स्टडी ये बताते हैं कि एक्सीडेंट में 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इन्वॉल्विंग द सेम ना, उतना ही वर्कमैन थे लेकिन उसमें 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि अगर ऑफकोर्स वर्कर का काम ज़्यादा बढ़ाइएगा, वर्कलोड ज़्यादा दीजिएगा तो उनका एक्सीडेंट भी ज़्यादा होगा। तो पहले कम मतलब वर्कर थे ज़्यादा है लेकिन काम कम था तो उनके एक्सीडेंट कम होती थी, लेकिन अब वर्कर उतना ही है लेकिन काम 4 गुना बढ़ा दिया है, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। इसलिए आपका आंसर सी है। नेक्स्ट 29 का पहले देख लेते हैं, हिंट से मैं बता देता हूं। पहले तो आंसर है देख लीजिए, हिंट देखिए, एस में देखिए, पहले एक व्यक्ति का नाम लिखा है, नेम है। तो जब भी कोई ऐसे लेख या टॉपिक आएगा तो पहले उस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन आएगा, क्या नाम है, क्या है, उसके बाद में बात होगी। तो अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस, पैराडॉक्स मतलब तो मिथ्याभास जो होता है, एनिग्मा मतलब तो रहस्य होता है, ये तो सभी जानते हैं, भूल भुलैया या रहस्य। पैराडॉक्स मतलब मिथ्या कहानी, झूठी कहानी। पैराडॉक्स मिथ्या भास या मिथ्या कहानी, झूठी कहानी। एक जो मिथ्या कहानी में था एक व्यक्ति था मेनन, मेनन जो था वो एक रहस्य बन के था। फिर क्यों? उसी मेनन के लिए हमने क्यों में ही, वह आकर्षित हो गया था, रिपिल मतलब होता है घृणा भी होता है और हटाने के लिए भी होता है, हटाना। वह आकर्षित हो गया था घृणा की तरफ। फिर पे उसका जो राजनीतिक जो जीवन था वह अचानक जो है खत्म हो गया था। किस लिए? चाइना मिलिट्री के कारण। चाइना मिलिट्री का जो ऑपरेशन हुआ था उसके कारण उसका जो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था। और क्यों? क्योंकि वही उस झमेले के लिए, झगड़े के लिए, पराजय के लिए, डिबैकल मतलब क्या, पराजय के लिए जिम्मेदार था। तो क्यों उसका कैरियर खत्म हो गया राजनीति में? क्योंकि उसका जो है पराजय हुआ। तो चाइनी मिलिट्री का से पराजय हो गया मेनन का, इसलिए मेनन का जो अपना राजनीतिक जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यहां बता रहा राजनीतिक जीवन खत्म हुआ और उसका कारण क्या है, वह हार के लिए वही जिम्मेदार थे। तो अगर आपके कारण आपकी सेना हारेगी दूसरे देश की सेना से तो आपका राजनीतिक जीवन या जो भी जीवन है वो पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग आपसे नफरत करेंगे क्योंकि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपका देश अगर आपकी वजह से हारता है तो आपका पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 CBAD इसका आंसर है। डिस्कशन देख लीजिए, पहले सी से शुरू करिए। पहले इसमें इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। एक व्यक्ति था, उसके लड़कों के फैमिली थी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, फिर भी कोई भी वर्ड जो वो कहता था वह उनको असर नहीं करता था। इसलिए एक दिन उसके मन में विचार आया कि वो उसके जो झमेले हैं वो उनके
सोचा उसने कि इनके बीच में इतना विवाद होता है, इसी से उनका भाग्य दुर्भाग्य लेके आएगा। फिर उसके बाद एक दिन जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो सारे लड़के जो उनके लड़के थे वो बहुत ही गुस्से में थे, तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने उन सबसे कहा कि एक लकड़ी का गट्ठर लेके आइए, बंडल लेके आइए। फिर डी, देन हैंडलिंग द बंडल। देखिए यहां पे बंडल आया और उसके बाद आया हैंडलिंग द बंडल। तो जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है तो, और उसी मैन के लिए आप उन्होंने ही का प्रयोग किया है। सी के ठीक बाद बी का प्रयोग लिख लीजिए, सी में ही है, मैन के लिए प्रोनाउन ही भी ठीक है, तो सी बी ए डी। और ये वही कहानी है कि एक व्यक्ति तो उनके 4 लड़के रहते हैं, चारों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही टेंशन में रहता है। एक दिन उन चारों के बीच में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो व्यक्ति एक आइडिया लगा, तो कहता है कि चारों को लकड़ी का गट्ठर लेके आओ। फिर उन्हें तोड़ने के लिए देता है, एक लकड़ी तोड़ देते हैं, बहुत सारे लकड़ी देता है एक साथ तोड़ने के लिए, तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। तब जाके उन्हें वो सिखाता है एकता में बल होता है। अगर आप सभी एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे, अलग रहोगे तो आज न कल तुम्हें दूसरे खत्म कर देंगे। तो वही वाला ये कहानी दिया है, तो ये थोड़ा सा आसान था। 31 चलिए देखते हैं। पहले मैं आंसर ठीक कर देता हूं, फिर समझा देता हूं। देखिए यहां पे डिस्पाइट दिस, यहां दिस का प्रयोग है, तो दिस का प्रयोग आप तभी करेंगे जिसकी बात एक बार पहले हो चुकी हो। तो आप ए से तो शुरू करेंगे, या हिज फिल्म, तो हिज कौन है, पहले वो व्यक्ति आएगा फिर उसका हिज आएगा, तो ये भी नहीं शुरू हो सकता है। हाँ, इवन आफ्टर रिकर्शन, यहां सत्यजीत राय की बात हो रही है, तो सत्यजीत राय से शुरू करिए। तो सत्यजीत राय की जो फिल्म था वो सिर्फ उनकी कहानी फिल्म होती थी, इसके बावजूद वो बहुत ही अच्छे थे लोगों के बीच काम बांटने में, डेलीगेट मतलब जिम्मेदारी देना। फिर उसके बाद डी, इवन आप उस देखिए डेलीगेशन आया और वही वर्ड डेलीगेशन यहां भी है, तो ए के ठीक बाद डी जाना ही है। और सत्यजीत राय के लिए हिज का प्रयोग किया गया है, तो सी के ठीक बाद ए आना था। सत्यजीत राय के लिए उन्होंने यहां पे ही लिखा है, तो ये भी है। सत्यजीत राय की बात हो रही है जो महान फिल्में करते हैं, उनमें बहुत उनका फिल्म पूरी तरह से उनका होता था, लेकिन वो सभी लोगों को काम देते थे और वो काम का इतना अच्छे से देते थे कि सभी लोग उस फिल्म में अपने आप को जोड़ पाते थे। नेक्स्ट आइए अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां पे देख लीजिए डिड है और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां सेकंड फॉर्म है। तो प्रॉमिस, वादा निभाने को एक ऑनर भी कहते हैं। ऑनर द प्रॉमिस का हिंदी हो सकता है वादा निभाना, वादा निभाना, तो हिंदी है। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने यह घोषणा की थी कि वह डिफेंस सेक्टर की मदद करेगा हथियारों को खरीदने में, लेकिन वह जो है अपने वादे को पूरा नहीं किया, वादा नहीं निभाया। तो फुलफिल तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए फुलफिल के स्थान पे ऑनर से भी कर सकते हैं। प्रॉमिस को फुलफिल कर सकते हैं या ऑनर करते हैं, दोनों का अर्थ होता है वादा निभाना। नेक्स्ट 33 द बैकबोन ऑफ होता है, फ्रेज होती है द बैकबोन ऑफ, किसी चीज के रीढ़ की हड्डी। तो बैकिंग नहीं होती है और यहां पे इन गलत है, तो होना चाहिए द बैकबोन ऑफ। तो द बैकबोन ऑफ, यहां पे ऑफ है, यहां पे इन है, इसलिए ये गलत हो गया। हिंदी, XYZ इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है देश में जिसके पास अच्छे ट्रेंड लोग हैं और यही उनके संस्था का रीढ़ की हड्डी है कि उनके जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड है, तो इसलिए 33 का डी। नेक्स्ट 34 फॉल बैक होता है। फॉल बैक मतलब हार जाना, फॉल बैक मतलब होता है बी डिफीटेड, बी डिफीटेड एंड रिवर्ट। हार के जब हम पीछे हटते हैं तो उसे हम फॉल बैक कहते हैं। तो फॉल आउट तो होगा नहीं, फेल बैक ये दिख रहा है, यही आंसर होगा। कौरव की जो सेना थी उसका हिंदी, कौरव की सेना हार के पीछे हटी थी जब हस्तिनापुर पे बहुत ही भयंकर हमला हुआ था।
जब बहुत ही भयंकर हमला हुआ हस्तिनापुर पे, तो कौरवों की सेना हार के पीछे हटी थी, तो हार के पीछे हटने के लिए फॉल बैक आता है, उसका सेकेंड फॉर्म फेल बैक है। नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, गेट के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो गेटिंग हायर्ड होना चाहिए था, यहाँ 2+1 नहीं, ये रहा। गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये वर्ब एडवांस का सिंपल सा रूल है कि गेट के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आती है, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के रूप में अगर आप नौकरी पे आते हैं, तो वो एक तरह से लगता है कि सपना, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर आप असिस्टेंट सहायक के रूप में अगर आपको नौकरी मिलता है, तो एक तरह से सपना का पूरा होने जैसा है। नेक्स्ट, अब आइए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इन एंग्री, गुस्से से देखना, तो ये गुस्से से देखना, एंग्री लुक। ग्लोवर का अर्थ होता है गुस्से से देखना, तो ये आंसर है। बैबल मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ाने की बात हो रही है। फैटल मतलब डेडली, प्राणघातक। इपिता, आप इसे बोल सकते हैं, इपिता को इसका इंग्लिश स्मृति लेख, मरने के बाद जो किसी के याद में कुछ लिखा जाता है, स्मृति लेख। तो यहां पे लगा है किसी की तरफ गुस्से से देखना, तो गुस्से से देखने को हम कहते हैं ग्लोवर, वन वर्ड में। नेक्स्ट वन वर्ड, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति जो परफॉर्मर को, प्रदर्शन करने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करता है किसी भी कॉन्टेस्ट में। वैरायटी बहुत सारे जो शो होते हैं उसमें जो इंट्रोडक्शन देता है, कॉन्टेस्टेंट का इंट्रोडक्शन देता है, उसे कंपेयर कहते हैं। कंपेयर, कंपेयर मतलब इसे हम कहेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, जो इंट्रोड्यूस कहते हैं। कैलीग्राफर मतलब तो ब्यूटीफुल, ये राइटिंग से संबंधित है, ये लेख से संबंधित है। अच्छा, सुंदर लेख नहीं, ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग। अशर मतलब सूदखोर होता है, अशर मतलब सूदखोर, जो इंटरेस्ट पे देते हैं। अल्मैनक का अर्थ होता है कैलेंडर, आप इसे हिंदी में, हिंदी लिख रहे थे हिंदी लिख ही देता हूं। अल्मैनक का हिंदी होता है पंचांग, कैलेंडर जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो कंपीर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टेज पे कॉन्टेस्टेंट को, परफॉर्मर को इंट्रोड्यूस कराता है, उसी को हम कंपीर कहते हैं। ये एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के ट्रेंड को पढ़ने को हम सेफोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये तो डर्मेटोलॉजी तो ये स्किन से संबंधित है, स्किन अध्ययन के लिए है। ऑप्थोलॉजी तो ये आई से है, आंखों के संबंधित है। इकोलॉजी तो इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, परिस्थितिकी। तो इलेक्शन के ट्रेंड को जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं सेफोलॉजी, तो ध्यान रखिएगा। डर्मेटोलॉजी स्किन विशेषज्ञ जो होते हैं, स्किन का स्टडी होता है, लॉजी मतलब स्टडी होती है। ऑप्थेमोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ आई से संबंधित है, आंखों का अध्ययन से संबंधित है। इकोलॉजी परिस्थितिकी तंत्र, आपके एनवायरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, यह है आपका ग्रामेटिकल एरर। देखिए सीधा सा लॉजिक है, डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या है, नाउन, और कंजंक्शन है। और वैसे भी इन्वेंट क्या होती है, वर्ब। तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आती है, आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए होता है, तो इन्वेंट नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था यहां पे इन्वेंशन, क्योंकि इन्वेंशन नाउन होती है, इन्वेंट वर्ब होती है। तो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, यहां पे डिस्कवरी इन्वेंशन को कंजंक्शन एंड से जोड़ रहे हैं, और कंजंक्शन एंड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए आपका आंसर होना चाहिए था इन्वेंट वाला, इन्वेंट को हटा कर करिए इन्वेंशन। और ना भी पता हो तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आती है, तो आपको नाउन चाहिए, सीधा सा लॉजिक है। नेक्स्ट, जिब्राल्टर बिकम ए क्रिटिकल नेवल बेस एंड अलाउड ब्रिटेन। देखिए रूल ये होता है अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। अलाउ के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद 2 प्लस V1 आती है। वर्ब बेसिक का ये बेसिक रूल है, अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉर्मल इन्फिनेटिव आप इसे कहते हैं। तो अलाउ आ गया, यहां पे ब्रिटेन है, तो बाई कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए था, टू कंट्रोल होना चाहिए था।
तो इसलिए यहां पे आंसर आपका इसका सी है। बाई कंट्रोलिंग को कर दीजिए टू कंट्रोल, क्योंकि अलाउ के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद नॉर्मल इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करते हैं। 41 मेगन्स फादर डजंट लाइक हिम हैंगिंग। सीधा सा रूल है, अगर आप सिंपल सा रूल लिख देता हूं, अगर आपने जेरंड लिखा है तो जेरंड के पहले हमेशा ही आप ये लिखना चाहिए आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव। जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, तो लाइक के बाद जो आईएनजी आती है वो हमेशा जेरंड होती है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, हिम तो प्रोनाउन होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव होती है हिज। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हिम प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। तो इसीलिए आपको सी में आंसर है, हिम को हटाकर हिज करिए, क्योंकि ध्यान रखिए जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 42 इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर। एक्चुअली एक फ्रेजल वर्ब होती है बियर विथ, बर्दाश्त करना, जिसे हम लोग कहते हैं टॉलरेट। बियर विथ का हिंदी होता है बर्दाश्त करना। तो अगर आप मार्केट के नजदीक रहते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए ट्रैफिक की बाधाओं को बर्दाश्त करने के लिए। तो यहां पे बियर के ठीक बाद विथ मिसिंग है, वो होना चाहिए था। तो टू यू शुड बी रेडी टू बियर, यहां पे विथ होना चाहिए था आपका, बियर विथ। तो बियर विथ के बाद व्यक्ति भी आ सकता है और वस्तु भी आ सकती है, तो आंसर डी है। नेक्स्ट, अब आ गया एंटोनिम मर्की। मर्की का एंटोनिम देखिए, मर्किंग मतलब क्या, डार्क भी होता है और मलिन भी होता है, सैड के लिए भी होता है। तो डार्क का होगा क्या, चकाचौंध। तो सिंटिलेटिंग मतलब शाइन, चमकना। तो डार्क का चमकना होता है। ड्रियरी मतलब होता है सुनसान, ड्रियरी का हिंदी होता है सुनसान। इर्कसम मतलब नाराज, आप इसे चिड़चिड़ा बोल सकते हैं, चिड़चिड़ा। पेन्यूरियस का हिंदी होता है दरिद्र, भिखारी, गरीब, आप इसे गरीब बोलिए, एक एक पैसे का मोहताज। तो मर्किंग मतलब होता है धुंधला, अंधेरा, और सिंटिलेटिंग का अर्थ होता है चमकदार, तो शाइन करने से संबंधित है। तो एंटोनिम अंधेरा का तो चमकदार ही होगा। नेक्स्ट एंटोनिम वेन। वेन का अर्थ होता है पतन, आप इसे हिंदी में बोलते हैं पतन, मतलब खत्म हो जाना। तो उसका एंटोनिम होगा वैक्स। वैक्स मतलब बचाना, कवर टू प्रोटेक्ट, कवर करना ताकि उसे रोक बचाया जा सके। तो खत्म होने का बचाना होगा। वैक्स का एक और अर्थ होता है मोम, मोम के लिए भी होता है और बचाने के लिए, किसी भी चीज से कवर कर देना ताकि उसे बचा सके। कन्फाइड तो एक अलग ही चीज हो गया। कन्फाइड मतलब सीक्रेट बताना, अपने राज बताना, टेल सीक्रेट। एलिविएट मतलब तो कम करना होता है, कम करना। और डेलेटेरियस मतलब नुकसानदायक, हानिकारक। तो इसलिए वेन का एंटोनिम वैक्स होगा। नेक्स्ट कोजेन। कोजेन मतलब धोखा, तो उसका एंटोनिम ईमानदारी से संबंधित होगा, ऑनेस्ट, ईमानदार। एस्पर्सन मतलब गाली के लिए भी होता है, अब्यूज। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, बैड लक, इसे बैड लक बोलिए। और चीट तो उसका सिनोनिम है, जबकि हमें चाहिए क्या है पे एंटोनिम। तो कोजेन का एंटोनिम ऑनेस्ट होगा। नेक्स्ट हल्ला बुल्लू। अब आइए स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन हल्ला बुल्लू, HULLABALLO, हल्ला बुल्लू मतलब शोर शराबा, शोर तेज आवाज के लिए होता है। स्पेलिंग यही सही है इकलौता। नेक्स्ट अगला है आपका कोलोक्वियलिज्म, मतलब कोलोक्वियलिज्म मतलब बोल चाल के लिए होता है, बोल चाल। तो इसका आंसर तो ये होगा COLLOQUIALISM। हाँ यही दिख रहा है मुझे, आंसर सी है, बोल चाल के लिए, कोलोकेशन से बना है। बिजारे में सिंगल जेड होता है, डबल जेड नहीं लिख सकते हैं, डबल आर भी होता है, तो ये तो गलत है। स्कैस्टी में TASY होता है,
यहाँ सी की जगह एस होता है तो ये भी गलत है। कैलेंडर में यहाँ पे ए होता है तो पोसेशन मतलब यही एक सही दिख रहा है मुझे, अधिकार। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे दो दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं। रिसीव माने पाना, हरास का स्पेलिंग ये गलत है। वियर्ड में WEIRD होती है, हरास में भी स्पेलिंग गलत है, HAR सिंगल आर होता है। ये दोनों सही है। फोर्सिबल मतलब भविष्यदर्शी, भविष्यदर्शी जो भविष्य देख सकते हैं। तो इसमें दोनों का गलती से स्पेलिंग उन्होंने सही लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेशन है। शी सेड वी विजिटेड, यहां कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को नरेशन में जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। यहां देख लीजिए, यहां प्रेजेंट कर दिया, गलत है। यहां पास्ट इंडेफिनिट ही करा, गलत है। यहां प्रेजेंट परफेक्ट किया, गलत है। ये इकलौता ये दिख रहा है आपको पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका डी है। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जो बच्चों को ना समझ आए वो हमसे अलग से क्लास में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जय हिंद।